कि जो कोशिश शाहिद साहब कर रहे हैं, भारत सरकार कर रही है, इंद्रेश कुमार साहब कर रहे हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से, ये एक बड़ा मुश्किल काम है। और इस मुश्किल काम के लिए जैसे इमाम साहब ने भी कहा कि कोशिश जारी रहनी चाहिए। उन्होंने फॉर्मर आरएसएस चीफ सुदर्शन जी की भी कोट किया। मोहन भागवत जी ने भी बार बार कहा है कि हिंदुत्व की परिकल्पना मुसलमानों के बिना असंभव है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अंतर का इशू नहीं है। बेसिकली ये भी कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों का डीएनए एक है, और ये भी कहा कि हिंदुओं को भारत में रहने का सुपीरियर राइट नहीं है, सबका राइट बराबर है। परेशानी यह है मेरी कि अल्पसंख्यकों के मामले में जो अल्पसंख्यक अधिकारों के पक्ष में हैं वो उसको नहीं समझते कि क्या अधिकार हैं और क्यों हैं, और जो उसके विपक्ष में है वो भी बिल्कुल नहीं समझते कि अल्पसंख्यक अधिकार क्यों होना चाहिए। देखिए, जो अल्पसंख्यकों का संरक्षण है वो एक सभ्यता की मैच्योरिटी की निशानी है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज इज अ हॉलमार्क ऑफ अ सिविलाइजेशन। कोई सभ्यता कितनी सभ्य है ये ऐसे देखा जाता है कि वो अपने अल्पसंख्यकों को कैसे ट्रीट करती है। जैसे विंस्टन चर्चिल ने कहा कि कोई देश कितना सभ्य है ये देखा जाता है उस देश में कैदियों को कैसे ट्रीट किया जाता है। जिसने जुर्म कर दिया, सजा हो गई, वो आपके कारागार में है, आप अपने कारागार में अपने कैदियों को कैसे ट्रीट करते हैं, इससे डिटरमिन होता है कि सिविलाइजेशन का लेवल क्या है। मैं अल्पसंख्यक अधिकारों की पूरी बहस को समझता हूं कि इसको इस झगड़े से, सांप्रदायिकता से, धर्मनिरपेक्षता की डिबेट से निकाल के बाहर कर देना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का कोई रिश्ता अल्पसंख्यक अधिकारों से नहीं है, न सांप्रदायिकता का कोई रिश्ता है। अल्पसंख्यक अधिकार बेसिकली जनतंत्र का मुद्दा है। अल्पसंख्यक देश के नागरिक हैं, जैसे और नागरिकों के अधिकार हैं ऐसे ही अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। इसीलिए देखिए, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा, नो डेमोक्रेसी कैन लॉन्ग सर्वाइव विच डज नॉट एक्सेप्ट एज फंडामेंटल टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस द रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। तो जो माइनॉरिटी राइट्स का क्वेश्चन है, इट इज बेसिकली अ क्वेश्चन नॉट ऑफ सेकुलरिज्म, not of communalism. It is a question of democracy, it is a question of equality, and it is a question of equity. हमारा देश धर्म के नाम पर उसका बंटवारा हुआ है, बहुत गलत बंटवारा हुआ, आर्टिफिशियल बंटवारा हुआ। राष्ट्र धर्म के नाम पर नहीं बनने चाहिए। अगर धर्म के नाम पर राष्ट्र सक्सेसफुल होते तो फिर 100 इयर्स वॉर यूरोप में क्यों होती? सबके सब एक बन जाते, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। 30 इयर्स वॉर यूरोप में क्यों होती? और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये भी माइनॉरिटी राइट्स के मुद्दे पे हुई। बेसिकली जो राष्ट्र बना, टू नेशन थ्योरी, वो टू नेशन थ्योरी तो 25 साल में खत्म हो गई जब बांग्लादेश बन गया। मुसलमान थे ये लोग, लेकिन ये अलग हो गए क्योंकि जो भाषा है वो मेन मुद्दा है। धर्म इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। हम अपना संविधान बना रहे हैं। हमारी संविधान सभा में एक मेंबर थे महावीर त्यागी। जब अल्पसंख्यकों के अधिकार की कमेटी बनने लगी तो उस कमेटी के अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल से अकीदत है वो अल्पसंख्यक अधिकारों का विरोध नहीं कर सकते।
क्योंकि ये सारे अधिकार सरदार पटेल के लिखे हुए हैं, उनके दिए हुए हैं ये सारे अधिकार। तो महावीर त्यागी ने ये प्रपोजल दिया कि पाकिस्तान भी अपना संविधान बना रहा है, पहले जरा देख लेते हैं वो अपने अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार देते हैं, हम भी अपने यहां वही अधिकार देंगे। सरदार पटेल नाराज हुए, नेहरू नाराज हुए, अंबेडकर नाराज हुए। उन्होंने कहा पाकिस्तान क्या करता है उससे भारत का कोई ताल्लुक नहीं है, हम पाकिस्तान से गवर्न नहीं होंगे। और जो सेंटेंस बोला पंडित जीबी पंत ने, गोविंद बल्लभ पंत जो बाद में यूपी के मुख्यमंत्री बने, satisfactory solution of questions pertaining to minorities will ensure the health, vitality and strength of the free state of India. Now it is necessary that a new chapter should start and we should all realize our responsibility. जिसको मंत्री जी ने भी कहा कि हमारा दायित्व है। Unless the minorities are fully satisfied, we cannot make progress. ये आ गया विकसित भारत। We cannot even maintain peace in an undisturbed manner. अब प्रश्न जो आता है, जो इमाम साहब ने रेस किया, वैलिड प्रश्न है, लेकिन मैं अध्यापक हूं, मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए। ये कैसे माइनॉरिटी राइट शुरू हुए? शुरू हो रहा है आर्टिकल 19 ऑस्ट्रियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1867 में, जिसमें कहा गया कि माइनॉरिटीज को राइट है, एब्सोल्यूट राइट है टू देयर नेशनैलिटी एंड टू देयर लैंग्वेजेस। फिर हंगरी का लॉ बना 1868 में, फिर स्विट्जरलैंड का लॉ बना 1874 में, जिसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला आया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो पीस ट्रीटी हुई उसमें माइनॉरिटी राइट्स आ गए। माइनॉरिटी प्रोटेक्शंस वर कोडिफाइड इन 5 treaties negotiated between allied and associated powers on the one hand and Poland, Czechoslovakia, Romania, Greece and Yugoslavia on the other. Special provisions for minorities were incorporated in peace treaties with Austria, Bulgaria, Hungary, Turkey, while Albania, Finland and Iraq declared that they will protect minorities. फिर परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 6 अप्रैल 1935 को माइनॉरिटी स्कूल्स थे अल्बानिया के, उनका मैटर गया और वहां बताया कि उद्देश्य क्या है इन राइट्स का। और परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइनॉरिटी राइट्स इज टू सिक्योर फॉर माइनॉरिटी ग्रुप्स द पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग alongside the rest of the population and cooperating amicably with them while at the same time preserving the characteristics which distinguish them from the majority and satisfying the ensuing special needs. और परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि इक्वालिटी इन लॉ से डिस्क्रिमिनेशन खत्म होता है, पर इक्वालिटी इन फैक्ट में रिक्वायर कि आपको स्पेशल प्रोविजन करना पड़े। जैसे हमने आरक्षण का प्रावधान किया SC ST के लिए, तो लगता है डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन इन देयर फेवर। यही वो आइडिया है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इक्वालिटी एक फॉर्मल इक्वालिटी है कि सब बराबर है, और एक सब्सटेंटिव इक्वालिटी है जिसमें जो कमजोर हैं उनके लिए स्पेशल प्रावधान किया जाए। बेसिकली जो माइनॉरिटी राइट्स हैं वो संस्कृति को बचाने का अधिकार है। इसलिए वो संगठन जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको देश की संस्कृति से प्यार है, उसके लिए अल्पसंख्यक अधिकार बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि संस्कृति इंपॉर्टेंट है।
Cultures are valuable because through access to societal cultures, we have access to range of meaningful options. But the survival of a culture is by no means guaranteed, and therefore where and whenever it is threatened with debasement and decay, it must be protected. We have inherited a cultural structure, and we have some duty out of simple justice to leave that structure at least as rich as we found it. ये राइट है अपनी संस्कृति को बचाने का। जो सिटीजन के राइट हैं, व्यक्ति के राइट हैं, एक मेरा राइट है, उस राइट से मैं गरबा कैसे करूं, होली अकेले कैसे खेलूं, आशूरा मुहर्रम में मातम अकेले कैसे करूं। ग्रुप चाहिए, ग्रुप का राइट है, कल्चर का राइट, संस्कृति का राइट। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान की समझ इमाम साहब अलग है। संविधान कह रहा है शिक्षण संस्थान बनाने का अधिकार हर नागरिक को है। यह अनुच्छेद 19 हो गया, चाहे बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, वो अपने शिक्षण संस्थान बना लेगा। अनुच्छेद 19 के तहत सबको बराबर का अधिकार है। लेकिन संस्कृति अकेले नहीं बनती। जब तक आपको मैं अस्सलाम वालेकुम नहीं कहूंगा और आप दुआएं नहीं देंगे, संस्कृति नहीं बचेगी। ग्रुप चाहिए। वो देश जो धर्मनिरपेक्ष है, वो देश जो मॉडर्न है, लिबरल है, वो कहीं पे भी राज्य की संस्थाओं में ना किसी धर्म के लिए ना किसी भाषा के लिए वो माहौल क्रिएट कर सकता है जिसमें एक खास भाषा या एक खास संस्कृति या एक खास धर्म की ट्रेडिशंस फ्लोरिश करेंगे। इसलिए संविधान ने कहा कि अच्छा, ऐसा हम पब्लिक स्क्वायर में तो नहीं कर सकते। जो सरकारी संस्थाएं हैं, वहां किसी एक धर्म विशेष का, एक संस्कृति विशेष का, एक भाषा विशेष का हम नहीं करा सकते कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। लेकिन हम आपको इजाजत दे देते हैं, शिक्षण संस्थान बना लो और उन शिक्षण संस्थानों में अपनी तहजीब को, अपनी कल्चर को और अपनी संस्कृति को बचा लो। ये शिक्षण संस्थान का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि वो कोई देश के विरुद्ध होंगे। माइनॉरिटीज के दिल से बार बार यही निकलता है, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। जितने मुसलमान हैं वो मर जाते हैं, मिट्टी मिल जाते हैं। जो भारत की पवित्र भूमि है, ये तो मुसलमानों की बॉडीज भी उस भूमि में शामिल हैं, जो दफन होके खत्म हो गए, वो उसमें शामिल है। बात ये हो रही है कि कहां से हम ये अधिकार ला रहे हैं। आप देखिए कि हिंदू महासभा, राजनाथ सिंह जी ने संसद में अभी 2 दिन पहले जब भाषण हुआ, हिंदू महासभा ने एक संविधान बनाया 1944 से। इस संविधान का नाम था हिंदुस्तान फ्री स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें उन्होंने साफ तौर से एक तो ये कहा कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, जो राजनाथ सिंह ने कोट भी किया। कोई नागरिकता धर्म के नाम पर नहीं होगी, ये भी उसमें प्रावधान था। लेकिन खास प्रावधान उसमें जो अल्पसंख्यक अधिकार बन गया बाद में, जो अनुच्छेद 29 बन गया संविधान में माइनॉरिटी राइट्स के नाम से, वो ये था राइट टू कल्चर एंड लैंग्वेज। अब ये जो अधिकार है कल्चर का, है तो ये अल्पसंख्यक अधिकार, आर्टिकल 29 एंड 30 माइनॉरिटी राइट माना जाता है। अब उसकी भाषा सुन लीजिए। भाषा क्या है? एनी सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन्स हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। यानी भारत के नागरिकों का कोई समूह जिसकी अपनी भाषा है, जिसकी अपनी तहजीब है, कोई
जिसकी अपनी स्क्रिप्ट है कोई, उसको उसे रखने का अधिकार है। ये जो पिछले 70 साल की देश की कहानी है, उस पर बड़ा फख्र है, बड़ा गर्व है हमें। भारत अब विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। लेकिन आप सोचिए कि हमारे यहाँ आज 750 भाषाएं हैं, लेकिन पिछले 70 सालों में 250 भाषाएं मर गई। 250 भाषाएं, 1/3 भाषाएं मर गई इस देश में। आप सोचिए कि तुलसीदास ने, वाल्मीकि की रामायण संस्कृत में थी, उसे तो बहुत कम लोग पढ़ पाते थे। राम जी को घर घर ले जाकर लोगों की भाषा में जब लिखा, तुलसीदास ने विरोध भी किया पंडितों ने उसका, कि क्यों लिखा जा रहा है अवधी में, वो अवधी भाषा कहां चली गई। सूरदास का महाकाव्य, जिससे हमें कृष्ण की बाल लीला के बारे में पता चला, वो ब्रज भाषा कहां चली गई। इसलिए ये जो अल्पसंख्यकों का अधिकार है, आर्टिकल 29, मौलाना साहब, पहले तो ये है एनी सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन, यानी ये बहुसंख्यकों का अधिकार 100%। गो के उसकी हेडिंग में लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, लेकिन अंदर उसमें लिखा है एनी सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन, नंबर 1। ये 29 की बात मैंने आपको बता दिया। तो मेन मुद्दा ये कह रहा है 29 के अपनी भाषा, अपनी तहजीब को, स्क्रिप्ट को कंजर्व करें। कंजर्व होगा फिर कैसे, ये आर्टिकल 30 आ गया। अब आर्टिकल 30 ने क्या कहा, अल्पसंख्यक चाहे भाषा की बुनियाद पर हो या धर्म की बुनियाद पर हो, उनको अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने का और प्रशासित करने का अधिकार हो। अब संविधान में शब्द माइनॉरिटी 4 बार आया है, उसकी परिभाषा नहीं दी। परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि राजभाषा की बुनियाद पर बनाए गए, इसलिए अल्पसंख्यक को परिभाषित राज्य के लेवल पे किया जाए, और कहा कि कोई भी किसी राज्य में अगर 50% से कम है तो वो अल्पसंख्यक है। सुप्रीम कोर्ट में अब ये बात आ गई अभी लेटेस्ट जजमेंट में कि अगर तमिल लोग बिहार में, उत्तर प्रदेश में कोई शिक्षण संस्थान बनाएंगे, तमिल संस्कृति और तमिल भाषा को कंजर्व करना चाहेंगे, तो वो हिंदू होंगे, ब्राह्मण होंगे, लेकिन उनके शिक्षण संस्थान जो होगा वो माइनॉरिटी होगा, और उसमें तमिल लोगों के लिए आरक्षण होगा। मैं आज ये भी बताऊंगा कि इस आरक्षण की बात क्या है। जो बात हो रही है वो ये कि शिक्षा का अधिकार, अगर अल्पसंख्यक पढ़ेंगे नहीं तो उनका मस्तिष्क विकसित कैसे होगा, व्यापक कैसे होगा। अगर वो सिर्फ मदरसे में पढ़ेंगे तो फंडामेंटलिस्ट बनने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए उन्हें दीजिए शिक्षा। और अगर वो अपने शिक्षण संस्थान बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी राष्ट्र सेवा है जो मैं आपको अभी आगे बताने जा रहा हूं। कि पहले हम ये समझ लें कि देश में जो हिंदूज हैं बहुसंख्यक, क्योंकि धार्मिक अल्पसंख्यक है, एक भाषाई अल्पसंख्यक है। पहले हिंदुओं को देखिए कहां कहां ये धार्मिक अल्पसंख्यक है। पंजाब में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, डीएवी कॉलेज जालंधर, और आज का नहीं है, 1974 का है। कश्मीर में, नागालैंड में, मिजोरम में, लक्षद्वीप में, यहां वो सब हिंदूज इन सारे राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में रिलीजियस माइनॉरिटी। और पूरे देश में, मौलाना साहब, पूरे देश में वो भाषाई अल्पसंख्यक हैं। वो तमिल ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में आ जाए, भाषाई अल्पसंख्यक है। और देश में हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं। अभी मैं गोवा गया था,
मुख्यमंत्री जी बेचारे होटल में मिलने आए थे हम लोगों से। उन्होंने कहा मेरी भाषा कोंकण भाषा इंडेंजर्ड लैंग्वेज है, क्योंकि 10,000 लोगों से अब कम बोली जाती है। सबसे ज्यादा जो रिचनेस है इस वक्त भाषाई, वो वेस्ट बंगाल में है। 38 भाषाएं हैं वेस्ट बंगाल में। हम सिर्फ समझते हैं कि बंगाल में सिर्फ बंगाली है। 38 भाषाएं हैं और 9 लिपि हैं, 9 स्क्रिप्ट्स हैं। जब कोई भाषा 10,000 लोगों से कम लोग बोले तब उसे कहते हैं इंडेंजर्ड लैंग्वेज। तो हिंदूज रिलीजियस माइनॉरिटी हैं कश्मीर में, लक्षद्वीप में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, पंजाब में, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैं पूरे देश में। अधिकारों के बारे में मैंने आपको बता दिया। कोई एक व्यक्ति अगर शिक्षण संस्थान बना रहा है, वो आर्टिकल 19 के तहत है, पूरे देश में हर नागरिक को अधिकार है। अगर वो संस्कृति को बचाना चाहता है और एज अ ग्रुप राइट एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो आर्टिकल 30 है। अब आप देखिए कि इसका मतलब ये अधिकार दोनों के बराबर है। ये दूरी नहीं पैदा कर रहा है, ये दूरियों को कम कर रहा है। ये कह रहा है सबकी संस्कृति बचेगी तब भारत की वो जो विभिन्नताओं वाली संस्कृति है, डाइवर्सिटी वाली संस्कृति है, तब वो संस्कृति बचेगी। अच्छा, अधिकारों को छोड़ दीजिए। अक्सर बात आजकल ये होती है फंडामेंटल ड्यूटीज को ज्यादा अहमियत दीजिए। ये 51A है। 51A जो हमारी नागरिकों के कर्तव्य हैं, क्या कर्तव्य है उसमें? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। ये कंपोजिट कल्चर कैसे प्रिजर्व होगी अगर आर्टिकल 29 और 30 के जरिए वो संस्थान नहीं होंगे? जाकिर हुसैन इस कल्चर का हिस्सा है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, उनको जब यह ऑफर दिया गया कि अमेरिका में आके सेटल हो जाओ, तो उन्होंने कहा भाई यहां तो मैं आ जाऊं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पहले मैं जाता था काशी विश्वनाथ टेम्पल, सुबह सुबह जाके शहनाई बजाते थे। उसके बाद जब बूढ़े हो गए, टांगे खराब हो गई, तो अपने घर के बाहर चबूतरे पे निकल के मंदिर की तरफ होके शहनाई बजाते थे। कहते थे करूं क्या, ठाकुर जी खुद आ जाते हैं सुबह यहां सुनने। अगर ये हमारी कल्चर है तो इस कल्चर को प्रिजर्व करना होगा। माइनॉरिटीज के जो अधिकार हैं वो भी कॉमन है। बता देता हूं क्या अधिकार है। राइट टू एडमिट स्टूडेंट्स हर विश्वविद्यालय का होता है। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जिसका मैं कुलपति हूं, यह अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान नहीं है। राइट है मेरा टू एडमिट स्टूडेंट। राइट टू चूज गवर्निंग बॉडी हर यूनिवर्सिटी का अधिकार होता है, चाहे माइनॉरिटी हो ना नॉन माइनॉरिटी हो। गवर्निंग बॉडी क्या होगी वो चूज करेंगे। राइट टू डिसिप्लिन एम्प्लॉइज, चाहे माइनॉरिटी हो चाहे नॉन माइनॉरिटी हो, उनको भी ये अधिकार है। राइट टू फिक्स फी, क्या फीस होगी, हर संस्थान को, हर स्कूल को, हर कॉलेज को राइट होता है। सरकार तय करती है कि कैपिटेशन फी नहीं लेंगे, आप बहुत हाई नहीं लेंगे। तो जो भी राइट अल्पसंख्यक के हैं वही बहुसंख्यक के हैं। और खास तौर से अल्पसंख्यकों को यह अधिकार नहीं है कि अपने संस्थानों को मैल एडमिनिस्टर करें। बहुसंख्यक को भी यह अधिकार नहीं है। अब आइए वो रिजर्वेशन का मुद्दा। जो राज्य के संस्थान हैं उनमें जो संविधान में दिया हुआ रिजर्वेशन है, SC, ST, OBC लागू होगा। जब उसे लागू किया तो 50% सीटें SC, ST, OBC को चली गई, अब 50 जनरल हो गई। जब अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का उद्देश्य किसी भाषा की संस्कृति, किसी धर्म की संस्कृति को प्रिजर्व करना है, 50% अगर उसको दे दिया और 50% SC, ST, OBC को दिया तो 99.5 रिजर्वेशन हो जाएगा। अब ये 99.5 रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं करती। 50% से ज्यादा आप कर नहीं सकते। अगर 99.5% रिजर्वेशन हुआ तो जनरल कैटेगरी किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में आ ही नहीं सकती।
इसलिए संविधान ने लिख दिया, आर्टिकल 15(5) जो यूपीए सरकार ने बनाया और आर्टिकल 19(6) जो हमारी मोदी सरकार ने बनाया 2016 में, दोनों में कहा गया संविधान में कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में हम ये लागू नहीं करेंगे। क्यों नहीं लागू करेंगे? क्योंकि 99% रिजर्वेशन हो जाएगा। ये बात सही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान SC, ST, OBC को इनकरेज कर एडमिशन ना दें। कई तरीके ऐसे निकाले जा सकते हैं किसी भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में जहां पर समाज की जो डाइवर्सिटी है वो रिफ्लेक्ट हो और वहां SC, STs को किसी तरह लाया जाए। अब जरा देख लें कि ये जो काम कर रहे हैं अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, ये क्या हैं, इसको जरा समझ लीजिए। तो आप सोचिए कि जो नंबर ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, अभी हमारे जैन धर्मगुरु ने बताया 2500 जैन इंस्टीट्यूशंस हैं, 4-5 जैन माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज हैं, क्रिश्चियंस की 7800 हैं, मुस्लिम्स की 5286 हैं, सिख्स की 307 है। कहां कहां है ज्यादा? केरला में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है 4719। सबसे ज्यादा देश में लिटरेसी कहां है? इसका मतलब ये वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं जो देश के लोगों को पढ़ाते हैं। ये हम सैल्यूट करना चाहते हैं आर्च बिशप को। ये ईसाई शिक्षण संस्थानों का देश हित में कार्य है कि उन्होंने कई पीढ़ियां हमारी पढ़ा दी, उन्होंने हमारा इलाज किया ईसाई हॉस्पिटलों में। नंबर 2 पे कहां है शिक्षण संस्थान माइनॉरिटीज के? 1113 तमिलनाडु में। सारे पैरामीटर्स देख लीजिए आप डेवलपमेंट के, तमिलनाडु भी आ गया है। थर्ड कहां है? कर्नाटका में 757। यानी जिन जिन राज्यों में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान ज्यादा हैं वहां एजुकेशन, लिटरेसी पैरामीटर ज्यादा हैं। आप देखिए कि हमें अगर जनसंख्या कम करनी है तो शिक्षा दें। केरला में जो मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट है वो यूपी और बिहार के हिंदुओं से कम है, क्योंकि वहां एजुकेशन है। अब इन शिक्षण संस्थानों में पढ़ कौन रहा है? ये जो इतने शिक्षण संस्थान हैं, ये अब मैं आपको डेटा दे रहा हूं, 2021 की रिपोर्ट है नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। 62.5% इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, मौलाना साहब, नॉन माइनॉरिटीज आर स्टडीइंग। ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों को पढ़ाते हैं। और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में बहुसंख्यक क्यों होने चाहिए? ये केरला एजुकेशन बिल के 1957 के जजमेंट में जस्टिस SR दास ने कहा। कल्चर कैसे प्रिजर्व होगी जब दूसरे को पता ही नहीं आपकी कल्चर क्या है? तो जब तक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में बहुसंख्यक नहीं आएंगे तब तक कल्चर कंजर्व नहीं हो सकती। इसलिए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में बहुसंख्यकों का होना जरूरी है। मैं समझता हूं कि जो माइनॉरिटी राइट्स हैं उनको अगर देखें आप गौर से, आपको एग्जाम्पल देता हूं। 2.47% क्रिश्चियंस हैं और वेस्ट बंगाल की एग्जाम्पल दे रहा हूं। 2.47% क्रिश्चियंस हैं, 114 उनके क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। इन क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में 75% नॉन माइनॉरिटी। और उसी वेस्ट बंगाल में जहां माइनॉरिटी पॉपुलेशन का 92% मुस्लिम्स हैं, उनके बहुत कम इदारे हैं और इसलिए मुसलमानों के हालात खराब हैं। यूपी में 1% क्रिश्चियन हैं, लेकिन 197 क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं और उनमें 74.1% नॉन क्रिश्चियंस पढ़ रहे हैं, बहुसंख्यक पढ़ रहे हैं।
मैं भी पढ़ा हूं उस स्कूलों में। सिखों के इदारों में देखें 75.5% नॉन सिख पढ़ते हैं। दिल्ली में ले लीजिए, खत्म टाइम, दिल्ली में ले लीजिए, दिल्ली में बहुत से सिंधी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं और इन सिंधी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में नॉन सिंधी भी पढ़ रहे हैं, नॉन माइनॉरिटीज भी पढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है बाई 2047 तो उसके लिए ज़रूरी है कि पूरा देश आगे बढ़े, वो 20% पीछे ना रह जाएं। अगर वो पीछे रह जाएंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। हम भी तेरे बेटे हैं, जरा देख हमें भी, हम भी तेरे बेटे हैं, जरा देख हमें भी, ए खाके वतन तुझसे शिकायत नहीं करते, ए खाके वतन तुझसे शिकायत नहीं करते। वतन की पासबानी जानो ईमा से भी अफजल है, वतन की पासबानी जानो ईमा से भी अफजल है। मैं अपने मुल्क की खातिर कफन भी साथ रखता हूं। जय हिंद।